नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज राज्यसभा में 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको हम ओबीसी बिल भी कह सकते हैं, वो पास हो गया है। लोकसभा में तो पहले पास हो चुका था, आज राज्यसभा में पास हो गया है। अब ये बिल राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और वहां पर ये सिग्नेचर का अपना वेट करेगा। अगर राष्ट्रपति जी इसको साइन कर देते हैं तो जैसे कि हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति उसको साइन कर देते हैं तो वो बिल एक्ट में बन जाता है। ये तो चलो बात हो गई आपको बिल के बारे में, लेकिन ये मसला है क्या? ये इसमें इतना ज्यादा जो मीडिया इसको तवज्जो दे रही थी, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आसान भाषा में समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, 1872 में के आसपास पहली बार सेंसस होता है, जनगणना होती है। अंग्रेज इसको जनगणना कराते हैं क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि यार थोड़ा इसको बारे में पता होना चाहिए कि कौन कितने प्रकार के लोग हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। तो जनगणना हुई, साथ में कास्ट जनगणना भी हुई है, मतलब जातिगत सेंसस भी हुआ है इसका। और ये चीज 1931 तक चलती रही। 1931 तक चलती रही, हर 10 साल में जनगणना होती है और चलता रहा। 1931 के बाद 1941 में जब जनगणना होनी थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से सब कुछ मामला बहुत खराब हो गया और जनगणना ठीक से हो नहीं पाई, ठीक से उसको टेबुलेशन नहीं हो पाया और ठीक से वो आ नहीं पाई। तो 1931 तक के आंकड़े अंग्रेजों द्वारा रहे। 1951 जब आया तो उस समय तक देश आजाद हो चुका था। अब जब देश आजाद हो चुका था तो उस समय के संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया कि अब की बार जो जनगणना होगी, जो इस बार कराया जाएगा, सेंसस कराया जाएगा 1951 में, उसमें सिर्फ पॉपुलेशन को ध्यान देखा जाएगा, बाकी और पैरामीटर्स भी देखे जाएंगे, बट जाति के सवाल पर आपसे आंकड़े नहीं इकट्ठे किए जाएंगे। मतलब आपका कास्ट सेंसस नहीं होगा, जातिगत आप जनगणना नहीं होगी, बट धर्म के नाम पे होगा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं, ये होगा। ओबीसी है या नहीं है, इसके बारे में कोई भी जनगणना नहीं होगी। एससी एसटी के लिए इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि संविधान में यह प्रावधान है कि एससी एसटी को जो सीट्स अलॉट होती हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, तो उनकी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है, जितनी पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से उनको सीट्स मिलती है लोकसभा की वगैरह के, लोकसभा विधानसभा की मिलती है। तो एससी एसटी की जनगणना होना जरूरी थी, बट ओबीसी को लेकर ऐसा कुछ नहीं था, तो ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। जो हमारे नेता थे उनका कहना था कि अगर हम जातिगत करते हैं, जातिगत जनगणना करते हैं तो इससे नेगेटिव इमेज जाएगी और इंडिया मॉडर्न नहीं बन पाएगा। एक जो मॉडर्न इमेज वो चाहते थे वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर वही जाति के लिए पॉलिटिक्स होगी और सब कुछ होगा। ये सोचकर कि भाई अगर हम जाति की जनगणना नहीं करेंगे तो लोग इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और जाति को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बट हमारे देश में जाति वही है जो नहीं जाती वही जाति है, ठीक है, सिर्फ एक जाति ही है जो नहीं जाती है। 51 के बाद क्या हमेशा की तरह और आज भी बदस्तूर जाति की पॉलिटिक्स होती रहती है। अब जैसे जैसे थोड़ा समय निकलता गया, 51 के बाद 61, 71 आया, तो कुछ कास्ट जैसे कि ओबीसी कास्ट कहते हैं, बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, इन्होंने कहा कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन वाइज हम भी बहुत पीछे हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जातिगत जनगणना की बात की लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, बट कमीशन बिठाया गया। पहला कमीशन बिठाया गया केलकर कमीशन, उसके बाद मंडल कमीशन बिठाया गया। मंडल साहब ने बड़ी मेहनत करके एक अपना आंकड़ा दिया और उनसे कहा गया कि भाई आपको यह बताना है कि कितना रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, कितना रिजर्वेशन दिया जाए, इसके ऊपर आपको बताना है। मंडल साहब ने काफी कोशिश की और 1931 के आंकड़ों के हिसाब से प्लस कुछ सर्वे जो उन्होंने इधर उधर छोटे मोटे अपने स्तर पर कर पाए, उसके हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार की और 1991 में ये सरकार को दे दिया। उस समय नरसिम्हा राव साहब आ चुके थे, वीपी सिंह सरकार ने प्रॉमिस किया था, पर नरसिम्हा राव साहब आ चुके थे इसके अंदर। 91 में ये चीज मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है और कहता भी है कि भाई देखिए ये आधे अधूरे आंकड़े हैं, क्योंकि 1931 के हिसाब से हमने दिया है, उस समय पॉपुलेशन बहुत अलग थी और कई नई जातियां भी जो ऐसी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए थी, पर हो नहीं पाई हैं। तो ये हमने दे तो दिया है, बट मौका लगता ही अगली बार जब भी सेंसस हो आप जातिगत आंकड़े ले लीजिए, आप ओबीसी के आंकड़े भी ले लीजिए आप, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। फिर भी हम आपको दे रहे हैं, तो अभी के हिसाब से 27% आंकड़े, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए ओबीसी को, ठीक है। 27% रिजर्वेशन आपकी नौकरी में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिलना चाहिए, ये बात मंडल कमीशन ने कहा। अब जैसे कि आपको पता ही है कि हल्ला मचना ही था, 27% नौकरी निकल जाना
कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और काफी विद्रोह हुआ इसके ऊपर लेकर, काफी बवाल मचा। कुछ लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की, आप आग लगा लिया, काफी कुछ के बाद फिर भी सरकार अपनी बात पे अडिग रही और 1993 में ओबीसी को रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और जॉब में दे दिया गया। इसी बीच में इंदिरा सोनी साहब, एक मैडम है, एक्टिविस्ट है, उन्होंने सरकार के खिलाफ कोर्ट चली गई और बोला कि देखिए ये तो मेरिट से छेड़छाड़ कर दिया आपने तो संविधान की जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 है उससे छेड़छाड़ कर ली, क्योंकि आप इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हो, आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो दूसरे आदमी का हक मार रहे हो। तो ऐसे बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि देखिए अगर रिजर्वेशन ओबीसी को मिल रहा है जो कि उनका राइट है, क्योंकि जो आंकड़े बताए हैं कि एजुकेशन में और जॉब में इनका रिप्रेजेंटेशन कम है, तो ये रिजर्वेशन गलत नहीं है, ये किसी का हक मार के नहीं है, उनकी जो संख्या के हिसाब से सही हो रहा है। बट रिजर्वेशन को ठीक करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मेरिट के साथ ही मसला हो जाए, तो उन्होंने 50% का कैप लगा दिया कि भाई 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए 1000 सीटें आती हैं तो 50% से ज्यादा रिजर्व सीटें नहीं होंगी, 50 में एससी भी आएंगे, एसटी भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे। ठीक है, ये इंदिरा सोनी केस है जो एग्जाम्स वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों से। अच्छा, अब ये चलता रहा, लेकिन जो जातिगत जनगणना थी इसको लेकर मांग उठती थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि जो ओबीसी को 27% मिल रहा है वो उनके एक्चुअल जो नंबर है उससे कम मिल रहा है और वो ज्यादा मिलना चाहिए। यहां तक कि जब वाजपेयी साहब थे वो आए, उन्होंने भी भाई बात दोहरा दी कि अगर हम जाति के सेंसस कराएंगे, 2001 की बात है, तो फिर ये जाति जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएगी, तो उन्होंने करवाया नहीं। फिर 2010-11 की बात करते हैं, फिर कांग्रेस ने बोला कि देखिए हम जाति के अगर कराएंगे तो बड़ा दिक्कत आ जाएगी, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए जो 2011 का सेंसस होगा उसमें तो हम नहीं कराएंगे, बट हम 3000 करोड़ का एक अलग से पैकेज दे देते हैं और वो अलग से जनगणना कराएगा। तो अलग से एक जनगणना उसकी कराई गई और वो जो स्टेट्स को दे दिया गया कि आप स्टेट्स अब कराए। स्टेट्स ने अपने दम पे थोड़ा बहुत जो करा पाए ढंग से करा पाए, टीचर्स नहीं लगा पाते थे तो मनरेगा के जो एम्प्लॉयज थे उनको बोला गया, या कम एजुकेटेड या कम स्किल्ड लोग थे उन्होंने जनगणना की, और आधे अधूरे जो भी कर सकते थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा की। और 2014 में जब मोदी जी आते हैं उसके बाद 16 में ये रिपोर्ट जब आती है तो बात आई कि भाई आपने जो जनगणना कराई जातिगत की वो तो पब्लिक कीजिए, लेकिन अरुण जेटली साहब कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि उसमें 9 करोड़ गलतियां हैं, जो डेटा आया है उसमें 9 करोड़ गलतियां हैं और उसको ठीक पहले करेंगे, उसके बाद हम इसको पब्लिक करेंगे। वो कभी हो नहीं पाया, कभी ठीक नहीं हो पाया, और कभी कमीशन बनाने की बात थी, कमीशन भी कभी बन नहीं पाया इसके अंदर। खैर, इसको लेकर मसला होता है क्या, 2019 आता है, 2019 में मोदी जी फिर से एग्रेसिवली बात करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम जाति की जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी को हक मिलना चाहिए क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन कम लग रहा है। मोदी खुद अपने आप को पिछड़े का एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। मोदी जीत के आते हैं, बट जब 2021 की जनगणना की बात आती है तो मोदी जी या मोदी सरकार फिर से मुकर जाती है, ठीक है, कि नहीं जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर संसद में बहुत बवाल होता है और बवाल के बाद में इस समय फिलहाल ये रिपोर्ट आती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की बात की गई है, जिसमें इसको 127 कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 127 की बात की गई है, जिसमें यह बात बोली गई है कि जो जनगणना होगी वो हर जो ओबीसी की लिस्टिंग होगी, सॉरी ओबीसी की जो लिस्टिंग होगी वो स्टेट का राइट है और स्टेट अपने हिसाब से लिस्ट करेगा। हर जैसे हमारा यूपी वाले अपनी लिस्ट खुद तैयार करेंगे ओबीसीज की, क्योंकि ओबीसी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उनका एक लेवल है, तो हर स्टेट अपने हिसाब से करेगा। ये बात इस बार जो संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 127 हुआ है उसमें ये बात बोली गई है। अच्छा, इससे पहले भी एक चीज हुई थी, क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या एक्ट कह लीजिए, वो था, उसमें 102 संविधान संशोधन 102 नंबर था और उसमें 2 बातें बोली गई थी। पहला बात उन्होंने बोली गई थी कि आर्टिकल 338B को इंट्रोड्यूस किया गया था, आर्टिकल 338B, और उसमें बोला गया था कि स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, मतलब एक आयोग बनाने की बात की गई है आर्टिकल नंबर 338B में, और उसका पावर होगा क्या, उसका स्ट्रक्चर होगा, ये बात बोली गई है। और एक और आर्टिकल बोला गया जिसमें था आर्टिकल 342A, इसमें बोला गया है कि जो कोई जाति बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी है या नहीं है, इसका राइट
राष्ट्रपति के पास होगा, राष्ट्रपति नोटिफाई करेगा, राष्ट्रपति लिख के देगा, उसके बाद उसको लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये बात बोली गई इस चीज के, और साथ में ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास की पावर रहेगा कि वो इस लिस्ट को चेंज कर सके। तो मतलब दो बातें कही गई। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बना, कि एक तो आर्टिकल 338B किया गया जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इंट्रोड्यूस किया गया, और आर्टिकल 342A जिसमें यह बात बोला गया कि राष्ट्रपति नोटिफाई करेगा कि भाई कोई भी जो जाति है वो बैकवर्ड क्लास है या नहीं है, वो राष्ट्रपति अपने साइन करेगा, और पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि उसको इस लिस्ट को चेंज कर सके या नहीं कर सके। ये बात बोली गई है। अब मैटर चला गया ये कोर्ट में, और कोर्ट में बोला गया, कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, आप जो नोटिफाई करने की बात कर रहे हो राष्ट्रपति की, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि इससे फेडरल स्ट्रक्चर की दिक्कत आ रही है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कुछ पावर स्टेट के पास है, कुछ पावर सेंटर के पास है। तो अगर आप राष्ट्रपति नोटिफाई कर रहा है, बैकवर्ड क्लास की जातियों को लिस्ट कर रहा है, तो इससे स्टेट्स का हक मारा जा रहा है। तो स्टेट्स का हक ना मारा जाए, इसके लिए आप इसमें कुछ चेंजेस करें। तो वो चेंजेस अब 127 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है उसमें किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को हटा दिया गया है और स्टेट्स को बोल दिया गया है कि भाई आप लोग ही अब अपने अपने स्टेट्स की जो परिस्थितियां हैं उसका लिस्ट को तैयार करो आप लोग। ये फिलहाल हुआ है, ये राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति के साइन के लिए तैयार हो रखा है इसमें। ये बोला गया है। इसी बीच में एक दो चीजें और हुई हैं। पार्लियामेंट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ डिमांड, छोटी मोटी डिमांड्स और रखी। इसमें एक था कि 50% का जो कैप लगा रखा है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हटाया जाए। इसको अखिलेश यादव जी ने उठाया, कुछ दूसरे पार्टी के लोगों ने उठाया कि भाई 50% रिजर्वेशन को क्या क्यों लगा रखा है। मान लेते हैं कि 60% ही अगर ओबीसी है तो तब क्या होगा। ठीक है, तो मतलब कि 60% ओबीसी प्लस आपके 15% एससी, 7.5% एसटी, ये सब मिलके 50% पाएंगे, और बाकी 15 से 20% लोग जो है वो 50% पाएंगे। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में बोला है कि देखो, ऐसा अभी कुछ नहीं कर सकते, आपने जो बात बोली है वो ठीक है, हम उसको एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि 50% का जो कैप है उसको लगे रहने दें या हटा दें। अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। दूसरा, जो जातिगत सेंसस है, यानी कि कास्ट सेंसस है, उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। वो पहले जो मोदी जी ने बोला था, सरकार ने बोला था कि हम नहीं कराएंगे, तो अभी भी वो नहीं करने वाले। अभी फिलहाल आर्टिकल 127 की उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 127 की बात की है। अच्छा, अब ये पूरा हो जाएगा तो जब उसको रिस्ट्रक्चरिंग कराया जाएगा, तो रीनंबरिंग कराई जाएगी, तो ये 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बन जाएगा। अभी 127 है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 127 है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 105 बनेगा। इन फ्यूचर में 105 बने, जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा और इस मुद्दे पर आपको थोड़ी समझ बढ़ी होगी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आपका जो GS2 आता है उसमें इसको लेकर, फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर या जाति को लेकर या सोशल जो हमारा सिस्टम है उसको लेकर क्वेश्चन बहुत बनते रहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को विद आर्टिकल्स, विद अमेंडमेंट बिल्स, नंबर उनके साथ याद कीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों।